Hello and welcome to Ignited Minds. Today, on 1st of the August 2024, we are here with the Hindu newspaper analysis. The articles which are highlighted on your screens are about to be discussed with you in both the dimensions of current and static. Plus, we will also see the prelims and mains articles of today's newspaper. I welcome you all to our YouTube channel at Ignited Minds, and I wish you all a happy journey in this 1 hour discussion of today's newspaper. So let's begin this newspaper with a UPSC prelims PYQ which was asked in 2024. जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इट्स अबाउट रेड सी एंड क्वेश्चन आस्क्स अस that Red Sea receives very little precipitation in any form. Okay, this is a general statement that it receives less precipitation, and we know that the areas which are surrounding Red Sea are of nature that यहाँ पे deserts है, रुबल खली है डेजर्ट, यहाँ पे सऊदी अरेबिया या पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है मेजरली डेजर्ट एरिया है. ठीक है, समझ लिया हमने. नेक्स्ट, नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर्स. अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता दैट नो रिवर ड्रेन्स इनटू रेड सी, then this might have been a wrong statement, because this might have been a right statement, because there actually is no river which drains into it. Because if there was a river, then हमें पता है रिवर के अराउंड वैली भी होता है, रिवर के अराउंड प्लेन भी होता है, अलुवियल प्लेन होगा, फर्टिलाइज लैंड होगा, देन वैसा वहां पे डेजर्ट नहीं होगा. बट यहाँ पे स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया गया है. वाटर की जगह रिवर था और रिवर की जगह वाटर था. ठीक है, तो सो नो रिवर एंटर्स द रेड सी. ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट होता, या अब जो स्टेटमेंट चेंज करके दिया गया है दैट नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स. ठीक है, सो देर आर स्मॉल रिवलेट्स विच आर देयर इन दिस एरिया. सो देर इज नॉट अ मेजर रिवर, बट yes, this statement cannot be classified as true. But yes, this was the question which is highly debated and highly disputed question between all the answer keys which were given by all the coaching institutes. तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड था. अभी तक जो मेजॉरिटी ऑफ आंसर कीज है उससे ये पता चला है दैट वन ओनली इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज स्टेटमेंट को यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया गया है. इफ यू सी, वेस्ट एशिया का रीजन और वहां के रिवर्स रेड सी पर्टिकुलरली बहुत बार न्यूज में आ चुका है. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, लाइक लास्ट ईयर भी मैंने इसको डिस्कस किया था, इसीलिए ये मेरी हिस्ट्री में है अभी तक. ठीक है, डिकोडिंग द वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, ये सब आर्टिकल्स मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए ये मेरी हिस्ट्री में आ रहे हैं. ठीक है, लास्ट ईयर जब मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जब हम करते थे तो वो उसकी बात है. Now, the statement here, no water enters the Red Sea from rivers, this is something from Britannica. जो यहाँ पे explanation है that it says कि rainfall बहुत कम है, बहुत यहाँ पे रिवर्स है नहीं, तो रिवर्स की वजह से पानी नहीं आता है. एज फॉर दिस स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर ब्रिटानिका की डेफिनेशन देखी जाए तो नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, ये ब्रिटानिका का स्टेटमेंट है. दिस कुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट ब्रिटानिका इज नॉट एज सच व्हाट यूपीएससी कंसिडर्स. ठीक है, तो इसीलिए ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को स्टडी अच्छे से करें तो ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत बार आ चुके हैं. ठीक है, और ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, जब भी यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट गलत ही होता है. ठीक है, उस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता कभी भी. There is a bit of explanation for you about this question, that how Red Sea receives little precipitation and why we cannot consider that there may not be entirely, this statement may not be entirely correct. Why? Because it says that no water enters the Red Sea from rivers, so it cannot be considered correct, because there are small rivulets. ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो पानी तो आएगा ही. अब वो छोटा रिवलेट है या बड़ा रिवर है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, टू बी डिस्प्यूटेड एंड टू बी लेफ्ट टू यूपीएससी. लेट्स होप कि यूपीएससी अपने पैटर्न पे जाए, इंफॉर्मेशन पे ना जाए, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं. लेट्स बिगिन द डिस्कशन.
एंड दिस डिस्कशन स्टार्ट्स विद द केरला फ्लड्स, जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 3 विलेजेस, ठीक है, जिसमें 3 विलेजेस में से हमने देखा चूरलमला, मुंडकई और वायनाड के बहुत सारे अदर रीजन्स लाइक मेपादी। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और 200 से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। ठीक है? यहाँ तक अभी वी हैव फाउंड अराउंड 191 पर्सन हू वर मिसिंग एंड देयर वर सम बॉडी पार्ट्स आल्सो व्हिच वर आइडेंटिफाइड अभी तक एंड टोटल टोल इज़ अराउंड 200। ठीक है? टोटल 174 बॉडीज़ अभी तक मिली है, 61 बॉडी पार्ट्स मिले हैं। ठीक है? तो अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बट देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी। ठीक है? विद केरला एंड सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री बोल रही है कि इसरो ने केरला को बहुत बार ऐसा बोला, ठीक है, हाई लैंडस्लाइड अलर्ट पे रखा। इसरो के पास एक नेशनल डेटाबेस होता है, कीप दिस पॉइंट इन योर नोट्स दैट इसरो के पास एक नेशनल डेटाबेस है, किसका? लैंडस्लाइड्स का। ठीक है, और इसरो ये डेटाबेस मेंटेन करता है बेस्ड ऑन द एक्सपोजर टू लैंडस्लाइड्स। और इसरो ने वार्निंग भी दी है केरला को बहुत बार ऑन द की सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स दैट दीज रीजन्स आर हाई ऑन अलर्ट। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है बिटवीन अमित शाह एंड द सीएम पिनराई विजयन, ये कंट्रोवर्सी ये बोल रही है दैट ऑल दो सेंटर ने बहुत कुछ इनको वार्निंग भी दी थी, सब चीजें बोली थी केरला गवर्नमेंट को, बट केरला गवर्नमेंट डिडंट पे हीड टू इट और उन्होंने उतना काम नहीं किया लैंडस्लाइड से बचने के लिए। अभी ये कंट्रोवर्सी है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे एक एडिटोरियल है विच टॉक्स अबाउट दिस, ऑल ऑफ दिस डिस्कशन अबाउट लैंडस्लाइड एंड ये चालियार रिवर, जो यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था, चालियार रिवर, कि चालियार रिवर में ही ऐसा हुआ है, ये लैंडस्लाइड चालियार रिवर के पास ही हुआ है। एंड चालियार रिवर कहाँ पे है? ये भी केरला में ही है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट इज कि यार क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ये हो ही रहा है, डिजास्टर्स तो आएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना? अब इसकी वजह से हम करें क्या? तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा कि मॉनसून के टाइम पे ऐसा बर्स्ट होगा रेन का, सॉइल टाइप हमारा ऐसा है, उस सॉइल टाइप को स्टडी करना है कि कौन सा एरिया में कैसा सॉइल है जो जल्दी इरोड हो जाता है, कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो गई है, कहाँ पे मोनोक्रॉपिंग ज्यादा है, कहाँ पे कौन से इकोसिस्टम में कितने चेंजेस आ चुके हैं। देन ओनली वंस वी डू दिस स्टडी, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेलर टेलर मेड सॉल्यूशंस बना सकते हैं हम। ठीक है, ये जो की टर्म्स होती है ना, ये आप लिख लिया करो, लाइक टेलर मेड सॉल्यूशंस, है ना? ये आपके आंसर्स में जाएंगे तो आपके आंसर्स को अच्छा वैल्यू मिलेगा। These tailor-made solutions can be made then, and then only we will be able to particularly उन जगहों पे उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस। जैसे यहाँ पे जो लैंडस्केप था, जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ये जो लैंडस्केप था, दिस वाज अ मडी, जिसको बोलते हैं सॉर्डन मड, दिस वाज अ मडी रीजन, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। अब अगर यहाँ पे जियो टेक्सटाइल्स यूज करके इस सॉइल को पहले प्रिवेंट किया गया होता, है ना, फ्रॉम इरोडिंग एट सच अ लार्ज स्केल, है ना, तो तब बात अलग थी। बट डिजास्टर ऑफ सच अ ह्यूज लेवल यूजुअली कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, है ना? तो बट स्टेट मशीनरी भी इतनी बड़ी है कि प्रिवेंशन के मेजर्स लिए जा सकते हैं। ऑल्दो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं रोका जा सकता, बट इस डिजास्टर का इम्पैक्ट बहुत कम किया जा सकता था कि अगर यहाँ पे इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर इस एरिया में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो कि वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही बोला था कि यहाँ के जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम कर दो, उनको बंद कर दो। अगर ये फिर भी चल रहे हैं, ठीक है, तो तब तो इन पे कोई तो एक्शन लेना होता था, है ना? तब तो यहाँ पे जियो टेक्सटाइल्स, जियो इंजीनियरिंग के मेजर्स लेने चाहिए थे सबसे पहले। ठीक है। नाउ विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द की फीचर्स which we can understand from India's disaster management। ठीक है, just a moment। India's
डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, या हमारे पास क्या क्या मेजर्स है ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो सबसे पहली चीज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, पहली चीज ये है। और ये कब बनाया गया था? ये 1994 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन हुई थी, योकोहामा, जापान में, जहां पे दिस कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड टू योकोहामा strategy. This conference adopted to this strategy and declared 1990 से लेके 2000 तक का डेकेड एज इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। उसके बाद बनाया गया 1999 में यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस, विच इज नोन एज ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, UNISDR। ये 1999 में बनाया गया। और ये क्यों बनाया गया? टू इम्प्लीमेंट द यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो अभी चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके साथ साथ ही वी ऑल्सो फॉर्म्ड दी वी ऑल्सो फॉर्म्ड दी ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, which is a 10-year plan from 2005 to 2015। इसके बाद देयर केम दिस सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन 2015 टू 2030। ठीक है, दिस इज अ सक्सेसर टू ह्यूगो फ्रेमवर्क। और इसमें है क्या, ये याद रखना है, दैट सेंडाई फ्रेमवर्क इज नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट और नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क ऑन द सिग्नेटरी नेशंस। ठीक है, देर आर 3 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन कौन सा एग्रीमेंट है? 3 ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। कौन कौन सा एग्रीमेंट है ऐसा? पहला, देर इज सेंडाई फ्रेमवर्क। दूसरा, देर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम 2015 टू 2030। ठीक है, एंड थर्ड, देर इज पेरिस अग्रीमेंट ऑफ COP21 ऑन क्लाइमेट चेंज। तीनों चीजें बात कर रही है किसके बारे में? डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर हम इंडिया का नेशनल लेवल पे देखें तो इंडिया में वी हैव सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको बनाया गया था 2005 में अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। क्लियर यहां तक? The objective of NDMA is to build a safer and disaster resilient India। NDMA को चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इसका जो वाइस चेयरमैन होता है एनडीएमए का, ही हैज अ स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर इसको चेयर नहीं करता है। द पर्सन हु इज होल्डिंग द वाइस चेयरपर्सनशिप ऑफ this NDMA holds a position of cabinet minister। He comes in equal to the position of cabinet minister, plus इसमें 8 members are there। ठीक है, विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो इसके 8 मेंबर बन जाते हैं। एनडीएमए का जो सेक्रेटरीट है उसका हेड होता है सेक्रेटरी,
and it plans about the mitigation and preparedness of disasters in India. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमें ये देखना है दैट स्टेट लेवल पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। स्टेट लेवल पे वी हैव स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और SDMA। These authorities were created under the Disaster Management Act of 2005 only. It is chaired by chief ministers of state, and has not more than, that is only 8 members who are appointed by CM. SDMA also prepares disaster management plans for the state, and then we also have district disaster management authority, which are also created under the Disaster Management Act of 2005. इसका चेयरपर्सन कौन होता है? द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। को चेयरपर्सन इसका होता है कोई लोकल अथॉरिटी या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा लोकल अथॉरिटी का, चाहे वो अर्बन लोकल अथॉरिटी हो तो उसका जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसका को चेयरपर्सन होता है। प्लस अगर ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ट्राइबल एरिया में है तो वहां पे जो को चेयरपर्सन इसका होगा विल बी एन चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, यहां तक हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम किसी और डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, बट यहां तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर अबाउट टू डिस्कस इज दी ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी इस्माइल हानिया का किलिंग। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, ये इस्माइल हानिया वाज किल्ड इन दी लास्ट टू लास्ट नाइट। ये ईरान गया हुआ था बेसिकली। ही इज द वन हु इज द लीडर ऑफ हमस। हमस इज द मोस्ट वायलेंट मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव इन दी लैंड ऑफ गजा। ठीक है, ही वॉज द चीफ पेट्रन ऑफ गजा, ये हमस। और ये क्या कर रहा था? ही वॉज एक्चुअली द डिप्लोमेटिक फ्रंट नाउ, एंड ही वॉज इन टॉक्स विद द अरब वर्ल्ड टू गेन सपोर्ट फॉर गजा एंड हमस। ठीक है, अभी ये आया था इसराइल में गाजा में हमस को लीड करने, एंड ही हैज बीन एसोसिएटेड टू गाजा दिस हमस सिंस 1980s। ठीक है, 1980 से ये कंटिन्यूअसली साथ में है। प्लस जो हमस का चीफ स्पिरिचुअल लीडर है शेख यासीन, उसके ऑफिस में भी ये काम कर रहा था, एंड नाउ ही वाज द वन हु वाज लीडिंग हमस। ठीक है, एंड ही वाज इन एक्साइल इन कतर। ये अभी ऑपरेट कर रहा था कतर से, बट ईरान में रिसेंटली इलेक्शंस हो गए। ठीक है, और वहां पे इनॉग्रल सेरेमनी थी सुप्रीम लीडर की, और उनको एक वो क्या करना था आफ्टर दी इलेक्शंस, आफ्टर दी न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो वहां के जो सुप्रीम लीडर है वहां इनॉग्रल फंक्शन था बस। तो ये कतर से जाके ईरान पहुंचे। जो ही ये ईरान पहुंचे, वहां इनॉग्रल सेरेमनी में इन्होंने अपनी स्पीच दी। वंस ही गेव हिज स्पीच, और वहां पे स्पीच के वीडियोस भी आए हैं बहुत सारे। उसी रात को, ट्यूसडे की रात को ही इसराइल ने 2 अटैक्स किए। ठीक है, ये इराक है, यहाँ पे इसराइल है। ठीक है, तो इसराइल ने एक अटैक किया लेबनान में, इसराइल ने एक अटैक किया लेबनान में, और दूसरा अटैक इनने नॉट ऑफिशियली, दूसरा अटैक इनने ऑफिशियली नहीं किया है। अंडरस्टैंड दिस, नॉट ऑफिशियली। अभी तक इसराइल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस चीज पे दैट हमने ही मारा है इसको, बट दूसरी कार्रवाई जो है वो तेहरान में हुई है। ठीक है, अब ये नहीं समझ आया कि तेहरान में इसको मारा कैसे गया। वॉज इट अ ड्रोन अटैक, वॉज इट एन असैसिनेशन? बट देयर वेर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है,
two statements. One came from Hamas itself and another came from Iranian Revolutionary Guard Corps. ठीक है, ये ईरान की आर्मी है एंड दिस इज गजा की आर्मी हमस. ठीक है, द मिलिटेंट ग्रुप both claimed that their leader has been killed by Israel, and they both said that we will take revenge of this death. And the Ayatollah Khomeini, who is the Iran's supreme leader, he said that we consider his revenge as our duty now. We will take his revenge and it's our duty. So Iran is now more infuriated, which will eventually infuriate the Hamas also, and then there will be more tussle and the war is not going to end soon. If you talk about the major strategies and major points since the past जुलाई 27 को, जुलाई की महीने की ही बात है ये, फ्रॉम माजदल शमस अटैक टू हानियाज असैसिनेशन, ईरान ये इजराइल हैज बीन डेवलपिंग सच अ स्ट्रैटेजी कि यहाँ पे ये ना लाइक they are targeting without getting into civilians, because there had been a lot of criticism of this Israel because of the civilian killings and all, whatever it is, but they are now targeting key aspects of this war. Like, सबसे पहले रॉकेट अटैक हुआ मजदल शमस में, विच इज एन इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, जहां पे 12 लोगों की हत्या हुई. ठीक है, तो ये इसराइल का सबसे बड़ा लॉस हुआ था गोलन हाइट्स में. अब ये होने के बाद इसराइल ने क्या किया? इसराइल अक्यूज हिजबुल्ला ऑफ दिस फॉर कैरिंग आउट सच इवेंट. देन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है दैट हिजबुल्ला वुड पे अ प्राइस, अ हैवी प्राइस ऑफ इट. एंड ट्यूसडे को ही, ठीक है, अभी जो लास्ट ट्यूसडे गया उसी को लेबनान में अटैक हुआ, और लेबनान में हिजबुल्ला पे अटैक हुआ, इसराइल ने अटैक किया, और वहां पे जो लेबनान में ये इसका हिजबुल्ला का टॉप कमांडर था फवाद शकूर, उसको मार दिया गया. जुलाई 29 को नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आता है दैट Israeli Prime Minister Netanyahu said that they would respond harshly to the attack which was there on Israel's territory, that is गोलन हाइट्स में जो अटैक हुआ जिसमें इसराइल के लोग मरे, 12 लोग. अब हम इसका बदला लेंगे. और उनने कैसे बदला लिया? एक तो ये फवाद शकूर को मार दिया, और दूसरा द असैसिनेशन ऑफ हनिया. ठीक है, हनिया was assassinated in Tehran. Done. Next editorial talks about, this is a particular news which I took just to make sure that you have a understanding of this expunge. एक्सपंज वर्ड का मतलब क्या होता है, और एक्सपंज क्या होता है, एक्सपंज क्यों किया जाता है, ठीक है, और क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिंक है, बस इतना समझना है. रेस्ट देयर इज नथिंग मोर टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज एक्सपंज? द डिसीजन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच. मिस्टर अनुराग ठाकुर हु इज गिविंग अ स्पीच ओवर हेयर, अब उनने स्पीच में कितना कुछ बोला, उस स्पीच का एक पार्ट एक्सपंज किया जाता है. ठीक है, आर टू बी एक्सपंज्ड. अब ये कौन एक्सपंज करता है? इस स्पीच का कोई पार्ट कौन एक्सपंज करता है? ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस टाइम का, नॉट स्पीकर बट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस टाइम का, जो स्पीकर की चेयर में एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, नॉट द परमानेंट स्पीकर, जो उस टाइम पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वही करेगा. ठीक है, द रूल्स से दैट आर्टिकल 105 clause 2 of Indian Constitution says that any member of parliament enjoys immunity from court proceedings फॉर द स्टेटमेंट्स मेड इन पार्लियामेंट. अब अगर उनने स्टेटमेंट दिया कोई, और वो स्टेटमेंट किसी कम्युनिटी को, किसी एरिया को, किसी मेंबर को हर्ट करता है, नाउ फॉर दैट स्टेटमेंट दिस मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द कोर्ट, या उस पर केस नहीं चलेगा. हाउएवर देयर स्पीचेस आर सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिन ऑफ रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट. अब ये जो भी बोलते हैं, इट मस्ट बी अंडर द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट. ये कुछ भी नहीं बोल सकते, यहाँ पे गुड सेंस में रहना पड़ता है. कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग्स इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. रूल 380 of the procedure of conduct of business rules of Lok Sabha talks about this thing, that speaker has this discretion to expunge any word or expression used in the debate that are considered defamatory, discriminatory,
अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर कोई मेंबर अपनी स्पीच में यूज करता है तो उन वर्ड्स को हटा दिया जाएगा, एक्सपंज किया जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस? लाइक देयर आर बल्कि वॉल्यूम्स व्हिच आर मेंशन्ड इन, बहुत सारे वर्ड्स जो है वो उनका एक लिस्ट दिया गया है इन लोकसभा सेक्रेटरीट। ठीक है, कि ये सब वर्ड्स जो है ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स है, नहीं यूज कर सकते आप ये वर्ड्स। ठीक है, कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी ये जो डिसीजन होता है किसी भी टेक्स्ट को एक्सपंज करने का, तो ये कौन लेता है? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेगा। ठीक है, एंड द कॉन्टेक्स्ट इज की इन मेकिंग द डिसीजन टू एक्सपंज अ रिमार्क। अंडरस्टैंड, जो भी पोर्शन स्पीच का एक्सपंज किया जाएगा, अगर कोई पोर्शन स्पीच का एक्सपंज किया गया मतलब हटा दिया गया, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ निकाल दिया, यहाँ पे ये पूरा न्यूज आर्टिकल है। ठीक है, इस पूरे न्यूज आर्टिकल में से मुझे ये एक सेक्शन जो है एक्सपंज करना है, तो होगा क्या? दिस पोर्शन सीजेस टू एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट, then it cannot be reported by the media houses too, although they may have been heard during the live telecast of the proceedings। मतलब इसका क्या है? इन्होंने पूरा बोला, जितना कुछ भी ये बोल रहे हैं वो सब लिखा गया, सब लिखा गया। फिर पार्लियामेंट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बोला इतना सा पार्ट जो है जो इनने बोला, क्योंकि बाकी मेंबर्स ने उस पर आपत्ति जताई, तो बोला प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कि इतना सा पार्ट जो है उसको एक्सपंज किया जाएगा। एक्सपंज करने का पावर कहां से आ गया? रूल 380। रूल 380 कहां पे है? बिजनेस रूल्स में, प्रोसीजर ऑफ द बिजनेस रूल्स लोकसभा में। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि इतना सा पार्ट जो है वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का पार्ट नहीं रहेगा, ना ही इसको मीडिया वाले छापेंगे। हावेवर अगर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो आप इसको सुन लिए, बट ये ऑन रिकॉर्ड नहीं चला गया, बस इतना सा बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विच हैज डिबार्ड द कैंडिडेचर ऑफ पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर केस है ना, जिसकी वजह से बाकी सारे केसेस भी सामने आ गए थे। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स इशू प्रेजेंट करके कुछ बेनिफिट्स लिए हैं सर्टिफिकेट्स के, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक डिबेट छिड़ा था। और उसके बाद बाकी सारी चीजें हुई, एंड नाउ यूपीएससी हैज कैंसल्ड हर कैंडिडेचर। तो व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? यूपीएससी कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया तो मतलब क्या हुआ? कि वो कैंडिडेट थी ही नहीं, ठीक है, इन दी एग्जाम। और नाउ उसका पूरा एग्जाम खत्म हो गया, उसको डिबार कर दिया कि वो आगे भी कोई एग्जाम नहीं दे सकती है। तो यूपीएससी हैज दीज पावर्स, टू पावर्स। वन, कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट जो इन सर्विस कैंडिडेट है उसको भी उसका कैंडिडेचर तब भी नलिफाई किया जा सकता है। सेकंड, वो किसी भी कैंडिडेट को फ्यूचर सारे एग्जाम्स के लिए डिबार कर सकता है। दो चीजें हो गई यहां तक हमारी क्लियर। यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 315, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया talks about this thing, that there shall be a permanent union public service commission for appointment of posts in government services. So what do you think? Is actually UPSC appointing the people? No, it's just a recommendatory body. It recommends. But does UPSC, the constitution, talk about appointment? Constitution says it should be for the appointment. It's not saying that it is appointing. It's not giving the appointment powers to UPSC. ठीक है, अपॉइंटमेंट जो आपका होता है वो मिनिस्ट्री की तरफ से ही होता है। ठीक है, सिमिलरली एज एन एक्ट under article 318, constitution also says that यूपीएससी में कौन कौन होगा? यूपीएससी में चेयरमैन होगा प्लस मेंबर्स होंगे। The number of such members and their terms and conditions will be declared by president, not parliament. The president as such appoints the chairman and other members of the commission for a period of how much time? 6 years। ठीक है, चेयरमैन प्लस मेंबर्स दोनों का टर्म कितना होता है? 6 साल का। अपॉइंटमेंट इन टेन्योर अगर बात की जाए तो कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर्स करंटली। तो अभी इसमें 10 मेंबर है ऐसे। ठीक है, बट दिस इज मेंशन्ड एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय द
rules mentioned in UPSC members regulations 1969। ठीक है, इनका रेगुलेशन इस एक रेगुलेशन से होता है। ठीक है, इन रूल्स के अंडर होता है। ऑल इंडिया मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The chairman of UPSC has not been authorized to take any office of the profit under the center or state government after his retirement. So there is no office or no appointment after retirement. ठीक है। Next, Article 322 announces that the remuneration and allowances of these members, including the chairman, will be considered as an expenditure charged on Consolidated Fund of India। ठीक है, कि जितना भी यूपीएससी का खर्चा है इट विल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मींस कि इसको पार्लियामेंट वोट नहीं करेगा। ठीक है, इट विल बी डायरेक्टली चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट वोटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है, पावर प्रॉब्लम क्या है, ये आर्टिकल क्या बोल रहा है? आर्टिकल बोल रहा है सिंपल कि इंडिया अभी फोकस कर रहा है ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, why privatization and why small modular reactors? Because they are low in size, less in size. They use they ask for less regulations। ठीक है, कम regulations है, कम checks and balances है और easy to develop है और low cost है। ठीक है, अच्छे से यूज करें तो हमारी एनर्जी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। नॉर्मल। ठीक है, दिस इज जस्ट अ recommendation which you can understand, or this is just a suggestion which you can give in your mains answers while dealing with the energy वाले क्वेश्चन। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए हमारे पास स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं जो हम डेवलप करा सकते हैं, which can be a low hanging fruit to achieve the net neutrality। One thing। Second, these SMRs, small modular reactors, what are they using? Which fuel do they use? They use low enriched uranium। ये आपके प्रीलिम्स का पॉइंट होगा। दे यूज बिकॉज सेम पॉइंट यूपीएससी ने इस बार पूछा है प्रीलिम्स, सेम पॉइंट, यही पॉइंट पूछा है। ठीक है, बट वो उनने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में नहीं पूछा, उनने आरटीजीएस के बारे में पूछा। ठीक है, ठीक, यहां तक ये समझना है डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, but the reactor will need frequent refueling and will yield a consequential amount of plutonium। यहां से जो है प्लूटोनियम निकलेगा। इट इज एन आउटपुट, it will yield a plutonium। Both outcomes will stress proliferation resistance। जिसकी वजह से अब proliferation का बात आएगा कि आप ये जो प्लूटोनियम है या जो न्यूक्लियर ग्रेड प्लूटोनियम यहाँ से निकल रहा है, इसका क्या करोगे? एक तो यहाँ पे वेस्ट निकल रहा है, उसकी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा है प्लूटोनियम निकलेगा तो वहां पे प्रोलिफरेशन का इफेक्ट आएगा कि प्रोलिफरेशन, अगर इस प्लूटोनियम की प्रोलिफरेशन हो गई, अगर आपने इसको किसी और कंट्री को सेंड कर दिया, सप्लाई कर दिया, देन एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, टू डिजाइन बट सच सॉल्यूशंस विल इंक्रीज कैपिटल कॉस्ट्स। ठीक है, तो ये दो इश्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कौन? एडिटोरियल। नाउ व्हाट आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? ये जो है ये लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स है जो यूजुअली आपने अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ये ना फ्रांस में दिखेंगे। ठीक है, तो फ्रांस में हमने ये देखे थे दैट देयर आर लार्ज मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन फ्रांस। एंड फ्रांस का जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो पूरा एनर्जी का डोमेन है, दैट इज बेसिकली ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिपेंडेंसी है ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। एंड वहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी कुछ टाइम पहले they have faced de-rusting problems and there was radiation coming out of those reactors. That is something which was extra to you. Now these are small modular reactors and these are micro reactors. Micro reactors can be carried from one place to another place easily, while as small modular reactors they are of 300 megawatts, up to 300 megawatts की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि अगर आपका फुल साइज रिएक्टर हो तो वो 1000 मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लीव इट, आपको समझना है तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है थोड़ा सा, और ये सबसे बड़ा होता है, बस इतना अंडरस्टैंड करना है। नाउ व्हाट इज दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड हाउ विल इट वर्क? ठीक है, द पॉइंट हियर इज इट्स कॉम्पैक्ट,
It's simple. It produces electricity, high temperature steam or hydrogen, and which can also be used to desalinate seawater. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कैन बी यूज टू डीसैलिनेट सी वाटर। ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है यही यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है, जहां से क्वेश्चन आता है। द मॉड्यूलर प्रोडक्शन, जो मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का प्रोडक्शन है, वो एक फैक्ट्री एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ असेंबली एंड ऑपरेशन इज वेरी इजी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी है। मेन कैरेक्टर्स, फैक्ट्री में मॉड्यूलर रिएक्टर बना, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया एंड देन इट कैन बी स्केल्ड टू हायर लेवल्स। बेनिफिट्स क्या है? easier to use, easy licensing, easy standardization, produces less energy, greater efficiency and other things। ठीक है, डिफरेंट डिजाइन्स में आता है, जैसी के आपको जरूरत है, जैसी नीड है वैसा ही डिजाइन बना के आ सकता है। दिस इज अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब ये काम कैसे करेगा? सिंपल, एक कंटेनमेंट वेसल है, ठीक है, ये पूरा एक वेसल है जिसके अंदर आपका रिएक्टर आता है। रिएक्टर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको समझने हैं। वन इज प्रेशराइजर एंड दैट इज रिएक्टर वेसल, ठीक है, उसको छोड़ दो। प्रेशराइजर जिसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से फ्लो बनता है दो चीजों का, एक न्यूक्लियर, जो यहाँ पे फ्यूल यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूल, एंड नेक्स्ट इज कूलेंट। ठीक है, जो रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से ये वेसल गर्म होता है। अब इस वेसल को ठंडा करने के लिए, और यहाँ पे कुछ रॉड्स होती है, रिएक्टर रॉड्स, ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन दी कूलेंट एंड दी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से स्टीम बनती है, उस स्टीम की वजह से टरबाइन चलती है, टरबाइन चलने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है एंड देन दैट करंट इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, ये इतना बड़ा ये रिएक्टर होता है एंड दिस इज ऑल इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, बस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट editorial which is somehow to be understood by you just in the fact कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है अभी। ये कब हुई है? ये मई 27 से लेके 1 जून तक हुई थी, मतलब ये लास्ट टू लास्ट मंथ की न्यूज़ है, जून 1 जून की न्यूज़ है ये। अभी ये असेंबली हो गई, बट अभी एडिटोरियल इसलिए आ रहा है, क्यों एडिटोरियल आ रहा है और एडिटोरियल क्या चीजें डिस्कस कर रहा है, दैट इज सेकेंडरी। बट आपको ये समझना है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कब हुई थी। 27 में 1 जून को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जेनेवा में हुई थी। डेवलपमेंट्स क्या है और ये क्यों हुई थी? बिकॉज इट वॉन्टेड टू डेवलप अ वर्ल्ड लेवल और अ ग्लोबल लेवल ट्रीटी ऑन पैंडेमिक्स। ठीक है, कि ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले एक तो ट्रीटी बन जाए, उस ट्रीटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जो पैंडेमिक को ट्रीट करेगी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का फेलियर हुआ है लास्ट टाइम। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का फेलियर हुआ है। एक तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ नेशनल लेवल पे, ठीक है, कंट्रीज कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स को ऐसे डेडिकेट करे ताकि वो ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेट कर पाए पैंडेमिक के टाइम पे। ठीक है, और पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स बनाए जाए पैंडेमिक से डील करने के लिए। बस दैट्स इट। इतना कॉन्टेक्स्ट हमें याद रखना है और इतना ही कॉन्टेक्स्ट हमने अपने आंसर्स में लिखना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रीटी और ग्लोबल ट्रीटी ऑन पैंडेमिक्स। समझ में आ गया यहाँ तक? ये कॉन्टेक्स्ट याद रखना है और इसी कॉन्टेक्स्ट को आंसर्स में लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देर आर सम पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक देर आर मेन कंटेंशियस इश्यूज की वहां हम ये कर सकते हैं दैट वी शुड डेवलप पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। व्हाट इज पैथोजन एक्सेस? लाइक हमारा नगोया प्रोटोकॉल बोलता है ना, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, व्हाट इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग? कि अगर आपने कोई प्लांट, ठीक है, या कोई एनिमल स्पीशी इसको यूज किया, या इसकी कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, जैसे नीला कुरिंजी, उसके कोई मेडिसिनल वैल्यूज है, उसको आप कमर्शलाइज कर रहे हो, तो देन देयर शुड बी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, दैट इफ यू आर यूजिंग दीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यू शुड शेयर द नॉलेज एंड यू शुड नॉट नॉलेज, you should share the benefits of that to the society, to the tribal community, to the ones who already traditionally had been using it, who had the traditional knowledge. That knowledge you are commercializing as a company
तो अब आपको उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट आपको शेयर करना पड़ेगा इन लोगों के साथ। वैसे ही अगर कोई पैथोजन है, ठीक है, जिसकी रिसर्च के बेसिस पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपने कुछ जेनेटिक डेटा डिस्कवर किया, आपने कुछ जेनेटिक चेंजेस करके वहां पे कुछ नए तरीके के मेडिसिन बनाए या मेडिसिनल वैल्यूज क्रिएट किए, तो देन देयर शुड बी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ दैट, वन थिंग। सेकेंड थिंग, देयर शुड बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर। फर्स्ट इज आईपी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करना है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज डेवलप हो रही है तो, जिसको हम बोलते हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, क्योंकि उनके पास रिसर्च के एवेन्यूज नहीं है उतने, तो उनके लिए ये टेक ट्रांसफर होना ईजी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोविड के जैसे उस टाइम पे जो मेडिसिन थे, ठीक है, जैसे फेविपिराविर था, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विनिन था, है ना, तो वो जो मेडिसिन थे, उन मेडिसिन को टैकल कर, उन मेडिसिन पे सबसे बड़ा इशू ये आया था दैट पेटेंट का इशू था। तो वो सब, वो जो पेटेंट का इशू है वो नहीं होना चाहिए बार बार, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच एट ग्लोबल लेवल एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, नॉट दैट मच नेसेसरी, ठीक है। नाउ, हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, प्रपोज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर दिस वन हेल्थ अप्रोच, कि हर साल एक सीओपी होना चाहिए अबाउट दिस पैंडेमिक लेवल एंड वन हेल्थ अप्रोच हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हर 5 साल में एक सीओपी होना चाहिए, ठीक है। ये भी हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर इज इंडेक्सेशन, ठीक है। व्हाट इज इंडेक्सेशन, ठीक है, एंड हाउ टू डेवलप इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन इज सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है एक मग एंड एक डस्टर, ठीक है, एंड आई इंडेक्स मग, इसका जो प्राइस है जिसमें आप चाय पीते हो मग में, इसका जो प्राइस है, आई इंडेक्स दैट प्राइस ऑन द डस्टर्स प्राइस, ठीक है। कि अगर डस्टर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं इस प्राइस में भी इंक्रीज लेके आऊंगा, इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, और अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो इसका प्राइस भी डिक्रीज होगा। दैट इज इंडेक्सेशन, बस। आई जस्ट इंडेक्स इट, ठीक है। मैं डस्टर का नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस चेक करूंगा कि फॉर एग्जांपल केरला में ये 10 रुपए पे बिकता है, दिल्ली में ये 50 रुपए पे बिकता है, और वैसे ही यूएसए में ये 100 रुपए पे बिकता है, ठीक है। तो नाउ आई विल डिराइव आउट अ मीन और ए वेटेड एवरेज के हिसाब से मैं यहाँ पे एक फाइनल प्राइस निकालूंगा। उस फाइनल प्राइस या उस इंडेक्स को मैं बेस बना के, अगर इस इंडेक्स में चेंज आता है, ठीक है, तो मैं बाकी सारी अपनी प्रोडक्ट्स का प्राइस चेंज करता जाऊंगा। दैट इज द इंडेक्सेशन, बेसिक इंडेक्सेशन। नाउ व्हाई इज इट इन न्यूज इंडेक्सेशन? बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली announced this thing that we will remove the indexation of what, we will remove the indexation of long term capital gains tax। अब अगर हमने ये कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का इंडेक्सेशन रिमूव कर दिया, एंड अब हमने बोला दैट 12.5% फ्लैट टैक्स रेट लगेगा सब प्रोडक्ट्स पे फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। समझो इस चीज को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर और मोर देन 5 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एवरेज लेता हूँ कि 3 साल का एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्टॉक है जो मैंने आज खरीद लिया, ठीक है, और 3 साल के बाद जब मैं स्टॉक बेचना चाहता हूं, आज मैंने खरीदा, 3 साल हो गए, 3 साल के बाद मुझे इसको बेचना है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। अभी जो इन्फ्लेशन थी, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल चीज, बाहर मार्केट में पानी का बॉटल 20 रुपए का आ रहा था, है ना, जब मैं इसको सेल कर रहा हूं वही पानी का बॉटल 40 रुपए का हो गया 3 साल के बाद, तो इन्फ्लेशन तो 20 रुपए की हो गई। अब जो मैं ये कैपिटल गेन्स टैक्स वाला इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट स्टॉक बेच रहा हूं, अगर ये मैंने उस टाइम पे 100 रुपए में खरीदा था और इसको मैं अभी 200 रुपए में बेच रहा हूं, तो ये भी तो समझना है कि इतना ही ग्रोथ, 20 रुपए का ग्रोथ, और यू कैन से 100% ग्रोथ, 100% इंक्रीज हुआ है ऑलरेडी इन्फ्लेशन में, तब जाके मेरा ये वैल्यू बना है। तो एक्चुअल में जो वैल्यू बना है मेरा वो कुछ भी नहीं है, मैंने जीरो प्रॉफिट कमाया है। देर इज नो गेन एक्चुअली, द इंक्रीज इज ओनली ड्यू टू इन्फ्लेशन। बट जो मैंने जीरो गेन कमाया, जो मैंने 100 रुपए यहाँ पे मुझे मिल रहा है ना, इवन दैट टू इज ओनली गोइंग टू बी स्पेंट इनटू इन्फ्लेशन। अब अगर मैं यहाँ पे एक बॉटल यहाँ पे चाहता पानी खरीदना, तो मैं 5 बॉटल खरीद लेता,
अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ पानी खरीदना तो मैं फिर वही 5 बॉटल खरीद पाऊंगा। तो लॉजिकली ये जो 100 रुपये है मेरा, ये तो इन्फ्लेशन में चला जाएगा, तो मेरा तो कोई गेन हुआ नहीं। बट स्टिल गवर्नमेंट इज चार्जिंग मी विद अ टैक्स ऑफ 12.5%। ठीक है, 100 रुपये में फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो दैट इज इंडेक्सेशन। ठीक है, अब अगर इंडेक्सेशन यहाँ पे हुई होती तो हम क्या बोलते कि यहाँ पे पानी के बोतल का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, 20 रुपये से 40 रुपये हो गया, 20 रुपये का इंक्रीज हुआ है, मतलब 100% का इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में। तो जो बाकी स्टॉक्स है, जो आपने स्टॉक खरीदे और बेचे, 100 रुपये के खरीदे 200 के बेचे, उसमें भी 100% का इंक्रीज हुआ होगा। तो वो 100% का इंक्रीज हटा के अगर हम ये इंडेक्सेशन करें, तब आपको जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 0% देना पड़ेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा टैक्स, बिकॉज ऑफ द इंडेक्सेशन इफेक्ट। ठीक है, बट हमने क्या कर दिया, ये इंडेक्सेशन का इफेक्ट रिमूव कर दिया, एंड नाउ वी हैव टू पे अ फ्लैट 12.5% टैक्स रेट। समझ में आ गया? अभी तक भी अगर समझ में नहीं आया है, देन वॉच द वीडियो अगेन, यहाँ से जहाँ से ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्लस फिर भी समझ नहीं आए तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? चलो आगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट केन्या। केन्या में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। केन्या में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि केन्या में कुछ नए टैक्सेशन रिफॉर्म्स आए हैं, फाइनेंशियल बिल। ये एक फाइनेंशियल बिल ऐसी है जो कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट कर चुकी है, जिस कंट्रोवर्सी की वजह से 50 लोगों की मौत हुई है अभी तक, और 628 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। ऐसी वायलेंस क्रिएट हुई है। फाइनेंशियल बिल लेके कौन आया? जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अभी, जिनका नाम है विलियम रूटो। तो वो फाइनेंशियल बिल लेके आ गए, और वो फाइनेंशियल बिल लेके आ गए तो उसमें क्या हुआ? वो फाइनेंशियल बिल मई के महीने में आई थी, विच इम्पोज्ड a 16% वैट ऑन ब्रेड, खाने वाली ब्रेड, 25% एक्साइज ड्यूटी ऑन कुकिंग ऑयल, ठीक है, गैस एंड कुकिंग ऑयल, 5% टैक्स ऑन डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, कि अगर आपने 10 रुपए का खर्चा किया, आपने 10 रुपए किसी को पे कर दिए, पेटीएम कर दिया 10 रुपए, 100 रुपए किसी को पेटीएम कर दिया, तो 5 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एंड एनुअल 2.5% टैक्स ऑन व्हीकल्स, कि अगर आपके पास गाड़ी है, वो आज 1 लाख रुपए की है, तो 2.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। एंड प्लस एन इको टैक्स ऑन प्लास्टिक गुड्स, कोई भी प्लास्टिक गुड है तो उस पर इको टैक्स लगेगा। 16% टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। ये एक प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लिए, ये एक ऐसी केस स्टडी हो सकती है जो हम अपने आंसर्स में कोट करें कि ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए इंडिया में। बिल्कुल नहीं लाने चाहिए ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स जिसकी वजह से इतना सारा बड़ा एक हंगामा हो जाए। और हमें ये देखना चाहिए दैट हाउ मच बेटर इंडिया इज डूइंग ऑन इट्स टैक्स रिफॉर्म्स। वर्ल्ड बैंक हैज रिपोर्टेड दैट Kenya is one of the most developing countries in Africa. A total of 52 million people in Kenya live in poverty, which is around, and that of 5.7% of the labor force is unemployed already. 5.7% of labor force is already unemployed. 52 million people are in poverty. And then, after all of this, in spite of developing some welfare measures, developing some welfare policies, giving them some DBT, giving them some subsidies, you are imposing on them such kind of huge taxation. ठीक है, एंड केन्या का जो पब्लिक डेट है, इट अमाउंट्स टू अराउंड 68%। ये भी समझना है, इतनी बड़ी क्राइसिस अगर केन्या में है तो इम्पैक्ट तो आना ही है। ठीक है, देर आर प्रोटेस्ट्स एंड देर आर प्रेशर्स on the government, and they withdrew the bill already. They already withdrew the bill, but there are protests continuing. ठीक है, प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्यों खत्म नहीं हुए हैं? बिकॉज बजटरी डेफिसिट है। मैंने क्या बोला? 68% डेट टू जीडीपी रेशियो है। ठीक है, 68% तो कर्जे में ही है जीडीपी। अब ये भी समझना है कि प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं, एंड देयर इज ह्यूज बजट डेफिसिट। ठीक है, और बजट डेफिसिट को कम करना है। अगर ग्लोबल रेटिंग की बात की जाए तो फिस्कल टारगेट्स जो केन्या के हैं, दे वोंट बी अचीव्ड। जो इसके फिस्कल टारगेट्स है कि हम बजटरी डेफिसिट को कम करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, दे वोंट बी अचीव्ड एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग।
It says that these targets cannot be achieved without increasing the tax. तो जब उनने टैक्स इंक्रीज किया तो वहां पे क्राइसिस हो गई, इकोनॉमी खत्म हो गई। हाउएवर आईएमएफ का जो लोन है, अभी 2011 में केन्या को एक लोन मिला था, 4 ईयर लोन एग्रीमेंट, जिसमें 2.34 बिलियन का आईएमएफ ने एक लोन दिया था, लोन डील हुई थी साइन मई 2023 में। अगेन एक लोन अमाउंट जो ये था आईएमएफ का, उसको इंक्रीज कर दिया गया था। $3.6 बिलियन आईएमएफ ने इनको लोन दिया था। बट आईएमएफ मनी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज कम्स इन ट्रांचेज, है ना, वी ऑल नो दैट। ट्रांचे ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी में भी, ट्रांचेज में आता है, तो जिसकी वजह से इफेक्ट जो है वो लेट आता है। नाउ द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू, वी ओनली नीड टू डू दिस, हैव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। हमें बस इतना ही समझ में आना चाहिए दैट प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या रीजन है, बस। रेस्ट आप केन्या को मैप पे ढूंढो और मैप पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो केन्या के बारे में। व्हाट इज द कंट्री, कहाँ पे लोकेटेड है, इसके अराउंड कौन कौन सी और कंट्रीज है, और माउंटेन्स कौन से हैं इसमें, लेक्स कौन कौन से हैं, बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ शेयर करती है, रिवर कौन कौन सा पास होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज तरंग शक्ति, लार्जेस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज विच इंडियन एयरफोर्स इज कंडक्टिंग। ठीक है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें 18 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, एंड इट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त में इसका फेज 1 होगा एंड सितंबर में इसका फेज 2 होगा। फेज 1 होगा सुलूर तमिलनाडु में, एंड फेज 2 होगा इसका जोधपुर में। फेज 1 अगस्त में होगा, फेज 2 सितंबर में होगा। यहां तक समझ में आ गया। 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, प्लस 51 कंट्रीज को इनविटेशन गया है। ठीक है, जो यहाँ पे आएंगी, 18 कंट्रीज ऑब्जर्वर्स भी होंगी इसमें। 18 कंट्रीज आर ऑब्जर्वर्स। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके, दे आर ऑब्जर्वर्स इन द फेज 1। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई and United States, they will see participation and they will participate in this exercise. Done. यहां तक क्लियर हो गया about the तरंग शक्ति। It's also inspired by the red flag exercises which are hosted by USA। USA में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। वहां से ये एक्सरसाइज हमारी तरंग शक्ति, जो कि मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इंस्पायर हुई है। देयर विल बी, जर्मनी से यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट आएगा जिसका नाम है A400M एयरक्राफ्ट, जो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इन दिस एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड लेट, इससे पहले अभी जब 2024 में ही ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज हुई थी यूएसए में, तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था उस एक्सरसाइज में, जो कि 14 जून 4 से लेके 14 जून 2024 में हुई थी अलास्का में। तो ये भी याद रखना है, बिकॉज एक्सरसाइज भी इस बार पूछा गया था। एक्सरसाइज मित्र शक्ति पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा 2024 के पेपर में। 3-4 दिन पहले हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, प्लस डिफेंस से 3 और क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, at the last we also discuss a question from Competition Commission of India. It says you need to discuss its role. Discuss its role मतलब how much important is this organization, what it does, what are its functions, इसके powers क्या क्या है, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। In containing, role in containing the abuse of dominant position, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रह चुका है ये dominant position by multinational corporations in India. MNCs एक प्रैक्टिस करती है to remain a dominant position or to keep the dominant position in the market. Refer to the recent decisions. ठीक है, जो recent decisions competition commission ने दिए हैं, वो decisions हमें कोट करने हैं कि MNCs की dominant position को
केटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट होने से बचाने के लिए कंपटीशन कमीशन क्या रोल निभाता है, हम पूरा कंपटीशन कमीशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एक्ट से लेके हर एक चीज, पावर्स, मेंबर्स, कौन फंक्शन, क्या चेयरमैन, कौन अपॉइंट करता है, वो सब चीजें नहीं डिस्कस करनी है। ये क्वेश्चन आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा है दैट आपको डिस्कस करना है रोल इन टर्म्स ऑफ द अब्यूज, प्रिवेंशन ऑफ द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन का प्रिवेंट, ये मिसयूज करने से बचाने के लिए कंपटीशन कमीशन क्या करता है वो बताना है आपको, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, एंड सम रीसेंट डिसीजंस। सी द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 में आया। Check anti-competitive agreements, prohibit the abuse of dominance by strong companies over the weak organizations and regulate mergers and acquisitions। ये इसके functions हम समझ गए। इंट्रोडक्शन 2 लाइन। What it can regulate, how it can regulate the abuse of dominant position, how it does it, ये कैसे restrict करता है enterprises को, it imposes conditionalities on the MNCs कि कौन कौन सी कंडीशन में आप क्या क्या चीज कर सकते हो, क्या आप ऐसे हाइप करके सेल क्रिएट कर सकते हो, क्या आप ऐसे दिखा सकते हो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्कैरसिटी है किसी प्रोडक्ट की, कोई नहीं खरीद रहा है ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में है, आपको बहुत सस्ते पे मिल रहा है। वो जो नापतोल वाली सेल्स आती थी, वो जो टीवी पे सेल्स आती थी कि बस लास्ट का प्रोडक्ट बचा है, अगर आपने नहीं खरीदा तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो वैसा कुछ नहीं करना है, प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं करनी है। ठीक है, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का कितना करना है, कितना नहीं करना है, कैसे कॉम्पीट करना है, कैसे नहीं। एक प्राइम एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो यूपीएससी से रिलेटेड है। ठीक है, कि जितने भी दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चूंकि इनकी बात चल ही रही है, दे यूज टू डू दिस हंटिंग प्रैक्टिस कि एक टॉपर बना, है ना, हर एक टॉपर को बोला कि हम आपका नाम यूज करेंगे, आपकी फोटो लगाएंगे कि इसने हमारे यहाँ पढ़ाई की है। अब कोचिंग सेंटर्स दिल्ली में 1,000 से ऊपर ऊपर के हैं और एक टॉपर है। अगर वो हर कोचिंग सेंटर में एक एक साल दे दे तो उसकी एज तो 1,000 साल की होनी चाहिए, है ना। चलो मान लो 500 ने ही इसका एडवर्टाइजमेंट किया, बट 500 साल तो एज नहीं होती ना, 500 साल पढ़ाई कोई नहीं करता। दैट वाज सिंपल थिंग। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली इंटरवीन्ड एंड सेड कि अगर आप किसी भी टॉपर का नाम लेते हो, आपको 3 चीजें मेंशन करनी है कि वो टॉपर क्या पढ़ाई किया आपके यहाँ, कौन सा कोर्स लिया था आपके यहाँ, कितने टाइम तक आपके यहाँ रहा था, कौन सा कोर्स लिया, क्या वो इंटरव्यू में था आपके यहाँ, क्या वो टेस्ट सीरीज में था, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में, या फ्री टेस्ट में था, फ्री मॉक में था, बस मेंटोरशिप लिया या एक बार कॉल किया था आपको बस। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझनी है और उसके रिकॉर्ड्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, ताकि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बना रहे। अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने और भी बहुत सारे जो है डिसीजंस लिए, जैसे गूगल पे पेनल्टी लगाया, अमेजोन पे पेनल्टी लगाया, बियर कंपनीज पे पेनल्टी लगाया। तो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज वर द रीसेंट जजमेंट्स और दीज वर द पावर्स ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। With this, I wish you all the best. Thank you for connecting in here. Hope you enjoy your day ahead. Good luck.